पिछले वीडियो में मैंने सिक को एक्सप्लेन किया था। सिक का कुल इतना ही सार था कि हम मनुष्य एनिमल के रास्ते बने हुए, पहले एनिमल फिर मनुष्य, इसके बाद आगे डिवाइन। इसी यात्रा में हर व्यक्ति लगा हुआ है। नाइन्टी % हमारे अंदर एनिमल है। दस % मनुष्यता आई। तो हम बने। तो ये 90% और 10% का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ड्यूअलिटी है, इसकी वजह से मनुष्य बीमार है। इसको यूं बोल सकते हैं कि मनुष्य एक रॉ मटेरियल, इसको आगे डिवाइन में ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसेंडेंस करना है। जानवर के पास भी चेतना है, मनुष्य के पास भी चेतना है, और डिवाइनिटी जहां हो जाती है वहां भी चेतना है। पूरा ब्रह्मांड चेतना से भरा पड़ा है। लेकिन जानवर की चेतना 100% बेहोशी में, अर्थात वहां पे प्रकृति के द्वारा उन्हें एक ब्लूप्रिंट मिल गया है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही उनको जीना है। कोई भी गाय, कोई भी कुत्ता, उसे जब आप भोजन या चारा देते हैं तो बहुत ये खुश नहीं हो जाता है कि बहुत वाह क्या आनंद आया खा करके। इसे बेहोशी की अवस्था कहा जाता है, 100% बेहोश। कोई अवेयरनेस नहीं। लेकिन मनुष्य तक आते आते मनुष्य का जन्म ही हुआ कि सडन चेतना जागृत अवस्था में आ गई। जो बेहोशी की अवस्था थी उसमें से कुछ हिस्सा जागा, तो उसकी वजह से मनुष्य कॉन्फ्लिक्ट में आ गया कि कुछ हिस्सा उसका कॉन्शियस हो गया और बाकी मैक्सिमम पार्ट उसका अनकॉन्शियस है, अचेतन अवस्था। तो जानवरों की अवस्था 100% बेहोशी की अवस्था, अनकॉन्शियस स्टेज। मनुष्य की अवस्था कुछ होश में आया, बाकी मैक्सिमम पार्ट बेहोशी का। आगे डिवाइन की अवस्था ऐसी, वहां पे 100 पार्ट जो है वो 100% होश की अवस्था है, 100% अवेयरनेस की अवस्था है। इस नेचर के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक हो, कोई भी मेडिसिन हो,
वो सब उनका इतना काम है कि इस यात्रा में उसकी चेतना को लगातार एक पुशअप मिले आगे जाने के लिए। यहीं से क्योर घट सकता है और कोई ब्रह्मांड में दूसरा रास्ता क्योर का नहीं। सारे मेडिटेशंस, जितने भी मेडिटेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसेंडेंस के लिए एक स्टिमुलस का काम करते हैं। तो सिख में मैंने 7 साइकोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आगे चल के उस पर काफी बड़ी जानकारी दी जाएगी। तो उसका अर्थ यही है कि 7 स्टेज की जो माइंड और बॉडी की जो साइकोलॉजी है, उस स्टेज में एक एक स्टेज के आगे का स्टेज, अर्थात कि अगर पहली स्टेज आपको क्योर करनी है तो उससे हायर स्टेज की तरफ आपको प्रोसीड करवाना पड़ेगा। सेकेंड साइकोलॉजिकल स्टेज पे अगर मनुष्य है तो उसको थर्ड पे करवाना पड़ेगा। ऐसे क्रमशः होम्योपैथी का सिद्धांत यही है कि एक बड़ी ऊर्जा जब आती है तो एक छोटी ऊर्जा को रिप्लेस कर देती है, डिमनेस कर देती है। तो हम सब मनुष्य एक बड़ी ऊर्जा को ग्रैप्स करने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए, उसको जीवन से एक्सप्रेस करने के लिए एक यात्रा में है। और उसी यात्रा में जब हमें बीमारियां, परेशानियां लगती हैं, अपने स्वभाव से हम भटक जाते हैं, उसे वो यात्रा ब्लॉक हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है, तो बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का यही सबसे बड़ा एक्शन है कि वो आपको उस यात्रा में आगे प्रोसीड करवाती है। और न परमानेंट हीलिंग की बात कभी डॉक्टर हनीमैन नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब आप इस टोटलिटी पे काम करेंगे तो पेशेंट परमानेंटली हील करेगा। तो आज अफोरिज्म फर्स्ट को देखते हैं, इसमें डॉक्टर हनीमैन क्या कहते हैं। सिख को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी इस अफोरिज्म पे चलते हैं। पहला अफोरिज्म है, द फिजिशियंस हाई एंड वर्ल्डली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। पहला शब्द आया फिजिशियन। ब्रह्मांड के इतने बड़े विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं डॉक्टर हनीमैन। इसकी शुरुआत करते हैं, वो नहीं कहते कि हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छी है, ये सबसे पहले इसकी तारीफों के कोई पुल नहीं बांध दे रहे हैं कि देखो हमने इतना अच्छा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उस रूट को देखा कि कहाँ से फॉल्ट हो रही है। उन्होंने इसमें शब्द यूज किया फिजिशियंस, इसमें होम्योपैथिक फिजिशियन उन्होंने नहीं कहा। कोई भी फिजिशियन हो दुनिया में, क्योंकि जाहिर सी बात है फिजिशियंस के ऊपर स्पिरिचुअल फिजिशियंस भी वो यूज कर सकते थे, लेकिन प्रोमिनेंटली क्योंकि ये बुक दुनिया के लिए जानने वाली थी तो उन्होंने फिजिशियन शब्द का यूज किया, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम जिस समय डॉक्टर हनीमैन थे उस समय तक बहुत ज्यादा फोकस्ड बॉडी पे ही लोग अपने आप को किए हुए थे। जितने भी डॉक्टर थे दुनिया के, सबसे ज्यादा फोकस्ड बॉडी पे किए हुए थे। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, भारी इंजरी है, खाने पीने की कमी है, यही सब बीमारियों के कारण हुआ करते हैं। मेन फोकस्ड वहीं पे था। तो डॉक्टर हनीमैन यूज करते फिजिशियंस, कोई भी फिजिशियन।
जर्मन की धरती से निकले हुए हैं। तो एक और आपको जानना है कि जर्मन की धरती में देखा जाए जितने भी वहां पे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट निकले हैं, बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग जिनकी रही, हायर मैथमेटिक्स की मैंने पहले चर्चा की हुई है, पहले दूसरे तीसरे वीडियो में। तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हायर मैथमेटिक्स है, इसके लिए जो शब्द यूज किए गए हैं, इसमें एक कहते हैं कि साहस है, एक सर्टेनिटी है, एक क्लियरिटी है, लिटरेचर लिखा गया है। ये पोएटिक नहीं लिखा गया है, कविता के रूप में नहीं लिखा गया है। हिंदी में पढ़ाया जाता था, एक गद्य होता था, एक पद्य होता था, तो एक गद्य के रूप में लिखा। तो गद्य के रूप में लिखने का मतलब होता है कि वहां पे हायर ब्रेन जो है वो ज्यादा फंक्शंस में है, ठीक है। वहां पे हार्ट का इन्वॉल्व पहले नहीं है, हार्ट तो साथ में है, लेकिन हार्ट का इन्वॉल्वमेंट पहले नहीं है, क्योंकि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट जहाँ इमोशनलिटी हावी होती है, वहां पे सबसे पहले पोएम निकलती है, संस्कृत निकलेगी, कविताएं निकलेंगी। तो इसलिए जर्मन की धरती को फादरलैंड बोला जाता है। वहां पे आत्मसम्मान है, वहां पे एक करेज है, वहां पे एक बोल्डनेस है। डॉक्टर हनीमैन के चेहरे पे वो सारा साहस दिख रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं उसमें भी बड़ी बोल्डनेस आपको दिखाई देगी। भारत की धरती इफेमिनेट धरती है, मातृत्व है, यहाँ पे मातृभूमि बोला जाता है, इसको फादरलैंड नहीं बोलते। कारण क्या है कि यहाँ पे लोग विश्वासी ज्यादा है, यहाँ पे भी इमोशनलिटी हार्ट पे लोग ज्यादा जिंदा है, यहाँ पे लोग चीजों को मान जाते हैं। न तो चीजों को मानना है बहुत ज्यादा, न तो चीजों को नकार करना है। जानने की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है, उसी यात्रा पे जीवन में कुछ मिलता है। जहां पे चीजें आप मान जाते हैं वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए भारत की धरती में देखा जाए जितने भी स्पिरिचुअल लोग आए, तो उनके शब्दों में भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा विगरोसिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा करेज नहीं था। पूरे इंडिया की साइकोलॉजी देखा जाए तो एक पोएटिक साइकोलॉजी, कविता है, नृत्य है, आर्ट है, बहुत डीप आर्ट है। यहाँ पे ईश्वर को पा जाने का जो शब्द है वो मोक्ष है, कि मोक्ष मिल गया, जैसे लगता बड़ा मातृत्व लिए हुए। लेकिन जर्मन की धरती में क्योंकि सत्य पे निकली हुई होम्योपैथी है और एक हायर मैथमेटिक्स लिए हुए है, तो शब्दों को बहुत ही एक बोल्डनेस के रूप में डॉक्टर हनीमैन ने यूज किया है। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली, हाई एंड ओनली, और कोई रास्ता नहीं, और कोई पाथवेज नहीं है, मिशन आगे आएगा। ईसाई धर्म के मानने वाले थे डॉक्टर हनीमैन। तो ईसाई धर्म में जब कोई भी स्पेशल काम के लिए किसी को भेजा जाता था, किसी के जीवन को एक मैसेज देने के लिए, जीसस क्राइस्ट के वचनों को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए, तो एक
कई लोगों का ग्रुप तैयार होता था, मिशनरी। तो जब कोई स्पेशल पर्पज के लिए, जहां पे जीवन का अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई मिशन, कोई एक जज्बा होता था, तो उसको मिशन नाम दिया जाता था। इससे बड़ा मिशन इस पृथ्वी पे कोई नहीं कि लोगों का जीवन हील हो जाए, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, लोग जीने लग जाए। सेम टर्म डॉक्टर हनीमैन ने यूज किया था, हाई हाई यूज किया है, हाई एंड ओनली मिशन। इससे हाई और कुछ नहीं हो सकता। हाई क्या जाता है? अभी आप आग जलाएंगे तो ऊपर की तरफ जाती है। तो जहां जीवन लगातार ऊपर की तरफ जाए, कई बार जीवन जहां नीचे जाता है उसको भी माना गया है सबसे हायर चीज। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे बहना, कोई संघर्ष नहीं, नीचे बह जा रहा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज पकड़ के आप सत्य को समझा सकते हैं। वो आपकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। कोई चीज दुनिया में गलत नहीं है। कोई भी सत्य जो इस दुनिया में दिया, अपने स्वभाव के अनुसार लोगों ने दिया। अभी डॉक्टर हनीमैन के अंदर से आर्गनान पूरी निकली है, तो ये जितने भी वचन आपको इसमें मिलेंगे, जितने भी सूत्र मिलेंगे, उसमें बहुत सर्टेनिटी होगी, बहुत बोल्डनेस होगी, बहुत क्लियरिटी होगी। तो हाई कहते हैं, हाई एंड ओनली, केवल एक रास्ता है, केवल एक मिशन है फिजिशियंस का, टू रिस्टोर। जैसे मोबाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उसको डिफॉल्ट सेटिंग पे लगा देते हैं या फॉर्मेट करते हैं उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। ऐसे मनुष्य को स्वभाव है जीवन में, जब उस जीवन की सच्ची यात्रा से जब हम कहीं कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उससे अलग हट जाते हैं, अपने यूं कहें तो अपने स्वभाव से दूर हट जाते हैं, तो उस स्वभाव को फिर से वापस लाने के लिए ओरिजिनल स्वभाव में, वही है रिस्टोर। कि जिस रास्ते से आप गए हैं उसी रास्ते से वापस आना है, बस एक समझ लेके आना है। क्योंकि जब रास्ते से आप जा रहे थे तो ट्रबल में जा रहे थे, कष्ट में जा रहे थे, परेशानियों में जा रहे थे, बीमारियों में जा रहे थे। अब जब आप समझ गए कि हाँ ये ट्रबलिंग मुझे क्यों आ रही है, तो उसी रास्ते से आप आएंगे, लेकिन आपकी दिशा सत्य की हो जाएगी, सत्य की हो जाएगी। इसे रिस्टोर बोला गया है। रिस्टोर द सिक, सिक का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। टू हेल्थ, हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? हेल्थ की, सत्य की, इस दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। डेफिनेशन केवल जबरदस्ती बना दी गई, इतना विशाल है कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। एलोपैथी हेल्थ को बस इतना मानती है, कोई बीमारी है, आपने मेडिसिन ली, मान लीजिए फीवर आया, आपने मेडिसिन ला, आपका फीवर चला गया, आप हेल्दी हो गए। लीवर की प्रॉब्लम थी, आपने कुछ दिन ली, 52 पी ली, आपका लीवर सही हो गया, 10 दिन 15 दिन आप हेल्दी हो गए। उनकी परिभाषा ये है हेल्थी। WHO की परिभाषा और गहरी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। बात तो इतनी बड़ी लिख दी गई है, लेकिन मेडिसिन वहां तक नहीं पहुंची जो प्रोमिनेंटली उनके अंडर में जो मेडिसिन काम कर रहे हैं, स्पेशली एलोपैथी। तो वो जो पॉजिटिव पहलू है जीवन का, बीमारी को डिफाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य को नहीं।
असत्य को डिफाइन कर सकते हैं, सत्य को नहीं। इतना बोला जा सकता है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन आपको फील ना हो तो आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। बच्चे होते हैं, कई बार उनका मैक्सिमम टाइम तक कोई ऑर्गन फील नहीं होता, लेकिन कई बार बच्चे साइकोलॉजिकली बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए हेल्थ की कोई डेफिनेशन बना नहीं सकता। आप सत्य की यात्रा पे लग गए, जिस भी बॉडी में, जिस भी साइकोलॉजी में आप हैं, आप हेल्दी होना शुरू कर दिए, आप उस विराट की तरफ जाना शुरू कर दिए। टू क्योर, आगे क्योर आया है, आएगा अफोरिज्म नंबर 2 में कि क्योर कहते किसे हैं। परमानेंट क्योर, हमेशा के लिए पेशेंट ठीक। फिर आगे जुड़ा है एज इट इज टर्म्ड, जो इतनी बड़ी बातें डॉक्टर हनीमैन लिख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन के पहले तक जो मेडिकल साइंस थी पूरी दुनिया की, प्रीडोमिनेंटली जो भी ड्रग्स पे सबसे ज्यादा चलता था, मटेरियल ड्रग्स इतने हावी थे कि जहां जहां डॉक्टर हनीमैन गए, जहां पर उन्होंने मेडिसिन का बॉडी पे प्रभाव देखा तो बहुत आहत हुए कि चल क्या रहा है। तो मेडिसिन के फील्ड में मेडिसिन को नेचुरल प्रिंसिपल्स पे उतारने वाले डॉक्टर हनीमैन ने जब होम्योपैथी दी तो इसके पहले तो ऐसा कोई सोचा नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि फिजिशियंस का जो मिशन है सिर्फ पेशेंट को ठीक करना है, वो भी बाय रूट। क्या और धर्मों में जो बात बोली गई इससे अलग बोली गई है? किसी को धर्म के पद पे लगा देना ही उसे ठीक करना होता है, एक ही बात। एक मिशन है मनुष्य के जीवन का। आपको कुछ मिला, आपका जीवन अच्छा हो गया, आपके जीवन से एक प्रेरणा मिली, आपसे लोग अच्छे होना शुरू हो गए, आपने मेडिसिन का माध्यम बनाया, आपने मेडिटेशन का माध्यम बनाया किसी को हील करने के लिए, किसी को क्योर करने के लिए। बाकी मिशन जो छोटे छोटे लोग कहते हैं कि मिशन हमारा एम है, वो एम बड़े छोटे हैं। जीवन का एम ये नहीं है कि लग्जरी लाइफ हो जाए, क्योंकि लग्जरी लाइफ होने के बाद कहाँ सुकून आ जाता है। अगर वही अंतिम है तो वहां भी तो सुकून नहीं है, इसका मतलब वो अंतिम नहीं। जहां पे जिंदगी जाके शांत हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए, वही मात्र एक पर्पज है, वही मात्र एक मिशन है मनुष्य के जीवन का। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि ये इतना बड़ा मिशन जो आज मैं इसको बता रहा हूं, जबकि इसको अभी तक जो मानवता है वो कैसे, उसके साथ क्या हुआ हो रहा था, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा था, कैसे किसी को ठीक किया जा रहा था, जैसा कि पहले वीडियो में बनाया हूं तो उसमें कुछ जिक्र आया है कि इस दुनिया में
चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे न हो, सत्य को जानने और समझने से, पढ़ लिख लेने से उसका कोई संबंध नहीं होता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जीसस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज उनके वचनों पे पीएचडी लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से जो उनके इर्द गिर्द थी, छप्पर था, बांस था, पानी था, पेड़ पौधे थे, पूरा जीवन इसी से उन्होंने उदाहरण दे दे के सब। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्पिरिचुअल साइंस एक ऐसी साइंस है जो कंप्लीट साइंस है, जो पूरे ब्रह्मांड के वननेस को एक साथ देख ले जाती है, ब्रह्मांड की हर एंटिटी को एक के साथ दूसरे से कनेक्शन देखती है, इंटरडिपेंडेंस देखती है, आपसी सामंजस्य देखती है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसी स्पिरिचुअल साइंस से आगे चल के जब इसको कोई से लिख देता है तो एक फिलॉसफी बनती है वो, और उस फिलॉसफिकल माइंड से जब इस मैटर को समझने चलता है कोई, तो वो भी बहुत हद तक बहुत गहरी चीजें देता है। अरस्तु ने बहुत गहरी चीजें दी थी, प्लेटो ने बहुत गहरी चीजें दी थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का माइंड इस टोटलिटी से हटता चला जाता है, बहुत सुपरफिशियल मामला हो जाता है, अर्थात बैकवर्ड सेंचुरी से देखा जाए तो जितनी भी चीजें थी साइंस की, जो चीज फिलॉसफिकल बैकग्राउंड लेकर के जो लिखी गई, जो दी गई, वो आज तक, वो चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, जितनी भी थ्योरी अभी तक दी गई हैं, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, सब का एक्सप्लेनेशन एज ए मटेरियलिज्म बढ़ता चला गया। स्पिरिचुअल साइंस में क्या था, जिन्होंने जाना जीवन को, वहां चेतना महान होती थी, वहां जीवन महान होता था, वहां वननेस को जोड़ने वाली चेतनाएं होती थी, तब मटेरियल की हर चीज को आप आसानी से समझ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी कम होती गई, चेतना संकुचित होती गई, चीजें टुकड़ों में बढ़ती गई। पूरा ब्रह्मांड एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, दो साइंस है ही नहीं इस दुनिया में। फिर आगे 17वीं सेंचुरी तक आते आते इवन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट जो है, बॉडी की जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एंजाइम, जो बॉडी की बायोकेमिस्ट्री खोज रहे हैं, ज्यादा करके उसका लिंक जो है केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, सब मटेरियल होता चला गया। एक महान चेतना मनुष्य की धीरे 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 एक मशीन बन के रह गई। तो इसका सलूशन कैसे मिलेगा? इसलिए एलोपैथी में या जो भी साइंस ऐसी हैं जो सब टुकड़ों में बटी हुई हैं, वो सब आपस में इतना अहंकार से बंधे पड़े हैं
एक थ्योरी आ रही है उसको दूसरी थ्योरी काटने के लिए आ जा रही है, ऐसा नहीं ऐसा। इसको और आसानी से समझने के लिए एक लिंक बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में जब भी हम पैदा होते हैं, बच्चों का केस है, देखिए बच्चे हैं, अभी उन्हें कुछ बोलने के लिए बोल दीजिए तो आप देखेंगे उनका टॉपिक चेंज हो जाता है। एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें दूसरा टॉपिक जुड़ जाएगा। अर्थात जो जुवेनाइल मेमोरी होती है, जो जुवेनाइल चाइल्ड होते हैं, ये जो मेमोरी है उनका जीवन है, जो उनके थॉट प्रोसेस है माइंड के, एक एसोसिएटेड मेमोरी पे बेस होते हैं। तो कुछ बोल रहे हैं, कहीं से उनका लिंक मिल गया, उसको एक्सप्लेन करने लगे। खाना खा रहे हैं, ऐसा ही स्वाद कहीं और लिंक मिल गया, अच्छा तो 3 साल पहले मैंने ऐसा भोजन वहां किया था, वहां माइंड चला गया, वहां से एसोसिएटेड कहीं और माइंड चला जाएगा। तो एक थॉट की ऐसी अवस्था है शुरुआती दौर में जहां जीवन बड़ा डामाडोल है, वो एसोसिएटेड मेमोरी पे बेस है, हैबिचुअल मेमोरी पे बेस है कि माइंड कहीं भी चला जा रहा है, मल्टी डायरेक्शनल, कोई लिंक नहीं। हम सब का जीवन यहीं से शुरू होता है। पहली अवस्था नॉर्मल थॉट प्रोसेस, 80 से 90% लोगों का जीवन इसी अवस्था में अभी पड़ा हुआ है। कोई लिंक नहीं, कोई चीज बताया जा रहा है उसका कोई लिंक नहीं, उसकी कोई क्लियरिटी नहीं। क्लियरिटी तो स्पिरिचुअल साइंस से ही आएगी, क्लियरिटी तो वननेस से ही आएगी। तो पहली अवस्था ये हो गई जहां पे माइंड मल्टी डायरेक्शनल, किस दिशा में चला जा रहा है कुछ पता नहीं, कहां से लिंक मिला ले रहा है, क्या बोलने लग जा रहा है। दूसरी अवस्था थी स्पेकुलेशन, इसका पर्यायवाची शब्द है कॉन्टेम्पलेशन। जहां पहली अवस्था में माइंड कई दिशाओं में भाग रहा था, वहां पे अब एक विषय पे फोकस हो गया, उस विषय पे विचार करने लग गया, लेकिन वो विचार गहराई नहीं ले रहा। जीवन सेंटर पे है, वो पेरी फेरी पे ही है। एक विचार आ रहे हैं, उस विचार को उन्होंने साइंटिफिक तरीके से अपने आप को प्रयोगशाला में, बाहर टेस्ट ट्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक विचार दिया, फिर कुछ दिन उस विचार में भी एक विचार ऐड किया, इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। आए दिन एक हाइपोथेसिस आएगी, एक साइंटिस्ट आएगा दूसरे को काटेगा, दूसरा साइंटिस्ट आएगा दूसरे को काटेगा। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब आपका माइंड बहुत ऊपरी किसी एक विषय पे बहुत विचार में डूबे और वहां से कोई थ्योरी निकाले और रूट पे न आए, टोटलिटी पे न पहुंच पाए, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पहली अवस्था में मैक्सिमम लोगों का माइंड रुक जाता है, लोग हैबिचुअल जी रहे हैं, इसे विशियस साइकिल कहा जाता है कि इसी साइकिल में सारी बीमारियां, इंसान वही जिंदगी रोज जिए जा रहा है, वही हैबिचुअल जिंदगी रोज, कोई नयापन नहीं कभी, वहीं पे सारी मान्यताएं हैं। जितने भी सपोर्टिव लोग होते हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए, वो जल्दी मान जाएंगे किसी चीज को।
मान जाएंगे तो एक सपोर्ट मिल जाता है। अपने वो कोई अगर उनका विचार भी है, किसी से अगर उसका कंफर्मेशन ले रहे हैं तो ये सिर्फ सपोर्टिव है, बहुत नाजुक अवस्था होती है। वो सोच रहे हैं बस ये बोल दे कि हाँ ये आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, उसे एक बल मिल गया कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ। सपोर्टिव माइंड जल्दी विश्वास कर लेता है, स्पेशली पूरा भारत प्रीडोमिनेंटली। इसीलिए यहाँ विज्ञान का जन्म नहीं हो पाया। विज्ञान का जन्म आगे होता है कॉन्टेम्पलेशन से, जहां आप एक विषय पे जाते हैं। कौन से विज्ञान का जन्म? जो सुपरफिशियल साइंस है, जो अभी भटक रही है, जो ईगो में चल रही है। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट कहता है कि अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिला तो मैं प्लम्बर होना पसंद करूंगा, साइंटिस्ट नहीं, क्योंकि मैं इतना कुछ जानते हुए भी जीवन नहीं जान पाया, अर्थात बेकार हो गया जीवन। तो जीवन जान जाएंगे, सच जान जाएंगे तो मैटर माया हो जाता है। बहुत थोड़ा सा लगेगा क्या है, यहां उलझेंगे तो इतनी थ्योरी आ जाएंगी, लास्ट में ब्लास्ट कर जाएगा। तो कॉन्टेम्पलेशन, माइंड एक दिशा में आ गया, एक दिशा में सोचने लगा, एक विषय पे सोचने लगा। सुपरफिशियल साइंस का जन्म यहीं पे हो रहा। तीसरी अवस्था में बहुत कम लोग आ पाते हैं, कंसंट्रेशन, जहां पे मन को आप फोर्सफुली रोक देते हैं कि इस विषय पे ठहर जा। कई बार इसी कंसंट्रेशन को लोग मेडिटेशन समझने लगते हैं। बहुत रेयरली माइंड यहाँ पे आते हैं कंसंट्रेशन में, जहां किसी एक विषय पे वो रुक जाए, ठहर जाए, चाहे जबरदस्ती ही ठहरे। तीसरी अवस्था आती है कंसंट्रेशन के बाद मेडिटेशन, जहां पे फोर्सफुली ठहरना नहीं हो रहा है, जहां पे विचार वो आपके अंडर में हो गए, चाहोगे चलेंगे, नहीं चाहोगे नहीं चलेंगे, फोर्स नहीं कर रहे हो आप, इतना सहज हो गया जीवन, मेडिटेशन की अवस्था। तो जो बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत गहरी समझ रहेगी, तो आप कॉन्टेम्पलेशन से आगे प्रोसीड कर जाएंगे। इसे वंडर कहा जाता है। स्पिरिचुअल साइंस का जन्म जो है वंडर से हुआ। सुपरफिशियल साइंस का जन्म कॉन्टेम्पलेशन, एक शब्द आता है एस्टोनिशमेंट। अब इसी इतने साइंटिस्टों में जो सुपरफिशियल साइंटिस्ट हैं, अब सोचिए पहले के साइंटिस्ट, अगर न्यूटन को देख लीजिए तो उन्होंने जो फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के नियम उन्होंने दिया, तो उसको आप जीवन से जोड़ेंगे तो जीवन से भी सारे जुड़ जाते हैं। लेकिन आज मैक्सिमम इस समय के जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने युगों में हैं, उसको आप जीवन से जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो उनके जीवन से नहीं जोड़ पाती। एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, पूरी होम्योपैथी इसी क्रिया प्रतिक्रिया पे बेस है। आगे चल के जब मेडिसिन आएगी तब उसके गहरे राज खोले जाएंगे कि जैसा कर्म वैसा कर्म का फल, जैसा कारण वैसा प्रभाव। अर्थात वो भी साइंटिस्ट नेचर के बहुत गहरे से जुड़ के जो अनुभव में लाए, वो साइंस बड़ी गहरी थी, स्पिरिचुअलिटी के करीब थी, लेकिन धीरे धीरे साइंस बहुत सुपरफिशियल हो गई। अब आज भी देख लीजिए कि अगर कोई भी साइंटिस्ट आज टोटलिटी पकड़ ले रहा है, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो टोटलिटी पकड़ के कोई गहरी चीज दे रहे हैं, तो सबसे
ज्यादा 99% वैज्ञानिक ऐसे ही हैं जो ईगो में चल रहे हैं, वो उसे स्यूडो साइंस घोषित कर देते हैं। जैसे आम समाज बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को नकार देता है, वैसे कोई साइंटिस्ट अगर ऐसा आ गया कि जो पूरी टोटलिटी मिला दिया, कि नियर अबाउट सच के करीब पहुंच गया, तो आम इगोस्टिक वैज्ञानिकों की ये बात हजम नहीं होती। वो कहते स्यूडो साइंस। होम्योपैथी को स्यूडो साइंस बोला गया। रूपर्ट सेड्रिक हैं, अभी एक वेस्ट एंड के वैज्ञानिक हैं, 7 साल आके भारत में जब उन्होंने स्टडी किया, यहाँ स्पिरिचुअलिटी को देखा और वहाँ की साइंस को यहाँ की स्पिरिचुअलिटी से मिलाया और उन्होंने बुक लिखी, तो उस बुक के बारे में जो ईगो से भरे वैज्ञानिक हैं सब उसको कहते स्यूडो साइंस। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम आए जो सारी होम्योपैथी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि अभी तक ये स्थितियां चली आ रही थी, अर्थात कि स्पिरिचुअलिटी को जान तो दुनिया में बहुत लोग गए थे, सच को जान गए थे, लेकिन मटेरियल प्लेन पर अगर देखा जाए कि यहाँ मनुष्य का जीवन जो इतनी विडंबना में है, इतनी बुराइयों में है, इतनी बीमारियों में है, उसके लिए कोई ऐसा सहज मेडिसिन क्या हो पाएगी जो देते ही उसे अनकंडीशनली उसका अपलिफ्टमेंट करने लग जाए, उसे नेचुरल हीलिंग की तरफ लेके जाए। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, मेडिसिन के फील्ड में नहीं हुआ था। ये मैं अकेला हूं जो ऐसा बोल रहा हूं, लगेगा बड़ा ईगो है। किसने की तरह कि मैं ही ईश्वर हूं। वो ये नहीं कहते मैं ही ईश्वर हूं, कहते मैं ईश्वर हूं, सब ईश्वर है। अगर ईगो होता तो आगे बैठ के रथ ना हाँक रहे होते, अपने दोस्त को लेने नंगे पाँव न दौड़ जाते। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि हमारे से पहले ऐसा आज तक जिस मैटर को मैंने इस गहराई में उतार करके नेचर के प्रिंसिपल्स पे उतारा है, टोटलिटी पे उतारा है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं सोचा न किया। सोचा तो लोगों ने, लेकिन वो जीवन में उतार नहीं पाए। तो उन जब तक उनकी साइंस आई, होम्योपैथी आई, तब तक क्या चल रहा था उसके पीछे, वही डॉक्टर हनीमैन कहते हैं एज इट इज टर्म। क्या था? हिज मिशन इज नॉट हाउ एवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम। उनका मिशन ये नहीं था, जो ऊपर मिशन बता रहे हैं वो मिशन ये नहीं था कि जो अभी तक सो कॉल्ड, वही साइंस की सूडो साइंस, जो एक होम्योपैथी को, जो ओरिजिनल साइंस को सेउडो साइंस जो लोग बोलते हैं, वो खुद सेउडो साइंस लेके चल रहा है। उसकी बात डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि हाउ एवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम, कि मेरा मिशन जो ऊपर मैं समझा रहा हूं फिजिशियंस को, वो मिशन ए नहीं है जो अभी तक सो कॉल्ड सिस्टम से चले आ रहे हैं अभी तक। तमाम थ्योरिया, इवोल्यूशन की थ्योरी आप पढ़िए, डार्विन की थ्योरी, लामार्कवाद आया, जितने भी चीजें अभी तक एक्सप्लेन की गई हैं, प्रोटीन, एंजाइम्स, बॉडी के अंदर सेल्स, मेम्ब्रेन्स, जैसे लगता है सब डेड साइंस है। वरना हर बायोलॉजिस्ट स्पिरिचुअल हो जाए, उसके जीवन में आनंद झर जाए। बाय इंटरवीविंग इम्पटी स्पेकुलेशन, एक जाल बन जाता है। अभी बताया स्पेकुलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, यहीं से हाइपोथेसिस, सुपरफिशियल साइंस,
एक जाल बन जाता है, इसमें कोई उलझ गया तो जल्दी निकल नहीं पाता है। आइंस्टाइन नहीं निकल पाए। एंड हाइपोथेसिस, टुकड़ वाला ज्ञान, छोटा छोटा ज्ञान, पेरी फेरी वाला नॉलेज, हाइपोथेसिस। आज ए थ्योरी, कल ओ थ्योरी। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा, इतनी थ्योरी, इतनी हाइपोथेसिस। एयर में प्रॉब्लम है, मास्क में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, लेकिन ओरिजिनल कंक्लूजन पे जो कुछ लोग दुनिया में अच्छी वीडियो बना के बता भी रहे थे, उन्हें नहीं सुना गया। कंसर्निंग द इंटरनल इसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेस, जो अंदर का हमारा नेचर है, जो वाइटल प्रोसेस जो हमारे अंदर चल रहे हैं, and the mode in which disease originating in the invisible interior of the organism, अर्थात बीमारी जहां से पैदा हो रही है, जहां से आ रही है, इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। डॉक्टर हनीमैन को पता थी। वही कह रहे हैं, जो इतनी इतनी थ्योरी आ रही है, हाइपोथेसिस आ रही है बीमारियों को लेकर के, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, वही पैथोलॉजी आज धीरे धीरे बढ़ के ऐसी दिशा में आ रही, कब उसमें जहाँ पे सेल इंजरी है, सेल इंजरी के काजेज हैं, वहां पे एक पॉइंट भी ऐड किया गया है कि इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत इंजरी की बात हो रही है। कोई भी साइंस दुनिया की जो भी कितनी भी सुपरफिशियल हो, कभी न कभी तो उस पॉइंट पे पहुंचेगी। कितना भटकाव इंसान, यहाँ पे स्पिरिचुअल के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ वहीं पे पहुंचेगा। लेकिन उस भटकाव को, अगर बहुत लंबा भटकाव हो, तो उसी को कोई अगर दिशा दे देता है, कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति, कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो इस नेचर के लिए एक अच्छा होता है। ये नेचर इसी इंतजार में बैठी हुई है, वो आपके माध्यम से दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहती है। चेतना प्रधान प्रकृति है, रॉ मटेरियल है प्रकृति, इसको आपको सजाना है। माँ बाप इंतजार करते हैं अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा अच्छा कुछ करेगा, मेरे घर को प्रेम से, धन धान्य से भर देगा, जो चीजें मैंने इसे से इसे ट्रांसफॉर्म करके बहुत अच्छा बना देगा। वही सेम चीजें। तो अंदर जो वाइटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो बीमारी जहां से ओरिजिनेट हो रही है, जो साइकोलॉजी है, जो बॉडी की बायोकेमिस्ट्री है, अभी तक देखा जाए तो अगर सुपरफिशियल साइंस की ही बात मान ले, क्वांटम फिजिक्स में तो बोल रहे हैं कि 95% डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है, जिसके बारे में कुछ अभी पता ही नहीं चल रहा है। तो जाना कितना गया? 5%। उसमें ही वो दावे कर देते हैं, उसमें ईगो वाले बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम तो सब कुछ जान गए हैं। सेम उसी तरह ह्यूमन जीनोम का 95% अभी अननोन है। कितना जान गया इंसान मनुष्य के बारे में, मनुष्य की बॉडी के बारे में, जीवन के बारे में।
सोचिए, क्यों हम दावा कर दें हम सब जानते हैं? आपका जीवन बताएगा आप कितना जानते हैं। एक मूवी याद आती है, इसी पे यहाँ पे जिक्र कर दूं कि आनंद मूवी थी। उसमें अमिताभ बच्चन थे और उनके एक दोस्त थे, दोनों एलोपैथिक डॉक्टर थे, एक पेशेंट था आनंद नाम का। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ही दोनों मिलके प्रयास कर रहे थे। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का जो स्वभाव था पूरा, वो एक स्पिरिचुअल स्वभाव था, एक बहुत गहरा स्वभाव था कि चीजों को गहराई से लेना, ये बोलना कि दवाएं क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, दे तो रहे इतना दिन से दवाएं, कहाँ कितना क्या चीज हो जा रहा है। तो एक अमिताभ बच्चन का जो माइंड सेट था वो एक होम्योपैथिक माइंड सेट था, लेकिन गलती से एलोपैथी में। लेकिन वही उनका दोस्त था जो बड़ा हॉस्पिटल चला रहा था, नर्सिंग होम बन गया था, इनका कुछ नहीं हुआ था अमिताभ बच्चन जी को। तो ये दोनों में स्पष्ट अंतर देखेंगे, जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक होम्योपैथिक माइंड सेट क्या होता है और एक एलोपैथिक माइंड सेट क्या होता है। कि बड़े बड़े दावे हो जाते हैं, उसे अहंकार में सारे दावे किए जाते हैं, कुछ सोचना नहीं, दवाई दिए जाना है, क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, आगे उसकी बीमारी बढ़ रही है घट रही, कुछ सोचना नहीं। वो तो अपनी मस्ती में आनंद जिए जा रहा था, जिए जा रहा था। मस्ती क्या थी, वो अंदर से दुखी था कि वो दुख को ऊपर से बहुत बोल बोल के उसका वो ढक रहा था। और लास्ट में जब डेथ होती है तो फिर होम्योपैथी याद आती है, अरे होम्योपैथी अगर दवाई होती तो हो सकता है बचा ले जाते। भागते हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन आते हैं तो फिर वही है कि सत्य हमेशा बाद में आ जाता है। तो यही बात डॉक्टर हनीमैन कर रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा है, अभी तक एज इट इज टर्म जो अभी तक चल रहा था गलत तरीके से, वो जो इंटरनल चीजें जो चल रही हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में जो अभी तक का नॉलेज है, कुछ नहीं भी जाना गया है। हमने टोटलिटी को जाना तो हम समझा रहे हैं कि क्यों बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे मनुष्य बीमार होता है, कैसे उसे ठीक किया जाएगा। वैसे भी गीता में चीज बताया गया है कि पूछा गया कि सत्य और असत्य क्या है, तो कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ सदा के लिए है, जो कुछ सदा के लिए वही सत्य है। जो चीज आ रहा चला जाएगा, एक ब्रह्मांड पैदा हुआ दूसरा पैदा हो जाएगा डिस्ट्रॉय होकर के, एक धरती पैदा डिस्ट्रॉय हो जाएगी फिर दूसरी धरती पैदा हो जाएगी। तो ये जो सेंसेस हैं हमारे, सेंसेस से हम अगर किसी चीज को देखते हैं, सेंसेस, अब साइंस देखा जाए, जितने भी टेलीस्कोप है, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, हमारे सेंसेस के विस्तार है। तो जितना चीज हम मटेरियल से देख ले रहे हैं वो सब असत्य है। सत्य उसके बाद शुरू होता है, जो सनातन है, जो सदा रहता है। तो जाहिर बात है कि कितना भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट, हम कितना भी रोबोट बना ले, कुछ भी बना ले, हैं तो मैटर ही बनाएंगे। तो उस इमैटेरियल चीज को मैटर कैसे देख पाएगा? इसलिए अभी जितना भी जांचें होती हैं, ठीक है, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, कुछ बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब की जांचें हुई, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स की जांच हुई, विटामिन की जांच हुई, इसी पे फोकस्ड हो जाते हैं लोग डॉक्टर। कितना पार्ट पकड़ पा रहे हैं जीवन का? तो आगे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं
कि जो इंटीरियर में सारी चीज चल रही हैं वो अभी तक इनविजिबल है, वो लोग जान नहीं पाए हैं।